ध्यान से देखो, फ्रिक्शन, स्टैटिक, काइनेटिक। फ्रिक्शन को स्मॉल एफ से शो करेंगे, स्टैटिक एफ एस होगा, और काइनेटिक को सबस्क्रिप्ट देंगे के, और स्मॉल एफ से यूज शो करते हैं। ये एक परंपरा है, कन्वेंशन। फ्रिक्शन है क्या? इट एग्जिस्ट ड्यू टू मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन between contact surfaces। दो ऑब्जेक्ट यदि कांटेक्ट में होंगे तो दोनों ऑब्जेक्ट के बाउंड्री पे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे से बातचीत करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे, भाई क्या हाल है। तो उसी से ये फ्रिक्शन जनरेट होता है। पता चला वहां दो मॉलिक्यूल में बड़ी अच्छी दोस्ती हो गई और तुम ब्लॉक को धकेलना चाहते हो, तो दोनों मॉलिक्यूल कहेगा ना ना यही ठीक है, नहीं जाएंगे कहीं। इसका मतलब हो गया कि वहां एक रेजिस्टेंस आ रहा है। आप पुश करते हो, ब्लॉक को मूव करना चाहते हो, ब्लॉक चलना नहीं चाहता। तो ये मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन से जनरेट होने वाला फोर्स है। इनफैक्ट ये है क्या? कांटेक्ट में आने वाला फोर्स, कांटेक्ट के कारण आने वाला फोर्स। तो हम कहते हैं कि ये कांटेक्ट फोर्स का एक टुकड़ा है। आपने तो नॉर्मल के लिए भी वही कहा था कि वो कांटेक्ट फोर्स है। तो जब भी आप कहते हैं कांटेक्ट फोर्स, तो कांटेक्ट फोर्स दोनों से का एक टुकड़ा है फ्रिक्शन और दूसरा टुकड़ा है नॉर्मल, और ये दोनों 90 डिग्री पे है। फ्रिक्शन कांटेक्ट सरफेस के पैरेलल एक्ट करेगा और नॉर्मल कांटेक्ट सरफेस के नॉर्मल के डायरेक्शन में एक्ट करेगा, तो 90 डिग्री पे है। तो ये दोनों जो है कहलाता है कंपोनेंट ऑफ कांटेक्ट फोर्स। फ्रिक्शन एंड नॉर्मल इज कंपोनेंट ऑफ कांटेक्ट फोर्स। तो ये पॉइंट भी मैं ऊपर ही मेंशन कर देता हूं। नॉर्मल रिएक्शन and friction F are रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, 90 डिग्री पे होने वाले रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ कांटेक्ट फोर्स। ऑफ ये कंपोनेंट है किसके? कांटेक्ट के फोर्स के। तो 90 डिग्री पे, तो नॉर्मल यदि कांटेक्ट सरफेस के 90 डिग्री पे होता है तो फ्रिक्शन क्या होगा? टेंजेंट के लॉ। अब यहां एक इंटरेस्टिंग पॉइंट बताता हूं कि जब भी कोई फोर्स होगा तो आप क्या जानना चाहोगे? जब भी कोई फोर्स होगा तो आप जानना चाहते हैं उसका मैग्नीट्यूड और दूसरा डायरेक्शन। और स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में कहा जाता है मैग्नीट्यूड सेल्फ एडजस्टिंग, डायरेक्शन सेल्फ एडजस्टिंग। इसीलिए ये धोखेबाज है, क्योंकि कोई रूल ही नहीं है। सेल्फ एडजस्टिंग मतलब हर एक क्वेश्चन में आपको देखना पड़ेगा। सर देखना पड़ेगा मतलब आप ये सोचो, यदि फ्रिक्शन नहीं होता तो इवेंट का बिहेवियर कैसा होता और फ्रिक्शन के साथ बिहेवियर कैसा है, तो आपको ये पता चल जाएगा कि फ्रिक्शन क्या कर रहा है, किधर लग रहा है। सर नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं। अब बारी आता है काइनेटिक के बारे में विचार करने की। तो काइनेटिक के मैग्नीट्यूड के बारे में सोचो। काइनेटिक का मैग्नीट्यूड जो है ये फिक्स है, कोई इसमें लफड़ा नहीं है। एफ के सोचो,
एक टेबल को आपको खींचने के लिए कहता हूं और आप खींच के ले जा रहे हो टेबल को, आपको मेहनत करना पड़ रहा है, 10 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ रहा है, और मैं कहता हूं रुको मुझे भी बैठ जाने दो, मैं भी टेबल पे बैठ गया, अब खींचो, तो सर आपको ज्यादा मेहनत करना पड़ रहा है, मतलब नॉर्मल रिएक्शन बढ़ गई। नॉर्मल रिएक्शन बढ़ गई मतलब टेबल का ग्राउंड के साथ दबाव बढ़ गया, मतलब आपने वहां जो मॉलिक्यूल थे उनको एक दूसरे से और पास लाकर उनको इंटरेक्ट करने के लिए और ज्यादा मौका दे दिया, तो और बेहतर मजबूती से फ्रिक्शन डेवलप कर देगा। तो किसके प्रोपोर्शनल होता है? तो नॉर्मल रिएक्शन के, मैग्नीट्यूड इसका। और यदि प्रोपोर्शन का साइन हटाओगे तो कोई कांस्टेंट तो लाओगे, ये म्यू के एन कहते हैं, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। और म्यू के का वैल्यू इस बात पे निर्भर करता है कि जो टेबल का पैर है वो उसका मॉलिक्यूल कैसा है और जिस सरफेस पे वो चल रहा है उसका मॉलिक्यूल किस तरह का है। उन दोनों मॉलिक्यूलों में से कोई एक मॉलिक्यूल यदि बदल जाएगा तो ये म्यू के का वैल्यू बदल जाएगा। क्यों? अरे सर मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन की तो मैं बात कर रहा हूं, तो मॉलिक्यूल बदलेगा तो म्यू के बदलेगा। सर आप जब टेबल पे बैठ गए तो क्या म्यू नहीं बदला होगा ना, क्योंकि टेबल का पैर और ग्राउंड तो वही है। तो म्यू के कब बदलेगा? जब वो मॉलिक्यूल जिनके टच करने से वो फ्रिक्शन आया है वो बदल जाए। कांटेक्ट सरफेस के मॉलिक्यूल जब तक नहीं बदलेंगे म्यू के नहीं बदलेगा। कांटेक्ट सरफेस के मॉलिक्यूल बदले मतलब पहले वो लकड़ी पे खींचा जा रहा था, बाद में उसको हमने एक लोहे वाले सरफेस पे खींचा, या हो सकता है फिर कांच वाले सरफेस पे खींचा, तो अलग अलग सरफेस पे म्यू का वैल्यू अलग अलग है। तो सर क्या ये म्यू के आप बार बार लिखोगे? इंसान आलसी होता है, के लिखना छोड़ देगा, म्यू लिखेगा। सर आलसी होता है तो म्यू भी छोड़ देगा। अरे भाई ऐसे नहीं, कांस्टेंट तो कोई ना कोई चाहिए। तो इसका मैग्नीट्यूड फिक्स है और म्यू के का वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया गया रहेगा। ये नहीं कि सर इसका वैल्यू क्या मैं याद कर लूं। अरे कहां से याद करोगे, कितने मेन सरफेस का याद करोगे? तो आपको ये क्वेश्चन में दिया गया रहेगा, घबराना नहीं। तो सर जब आपने ये चर्चा कर दी तो डायरेक्शन के बारे में भी कुछ बोल ही दो। तो डायरेक्शन अब अपोजिट टू relative velocity of object with respect to contact surface. अब आपके काइनेटिक फ्रिक्शन में हमने फिक्स कर दिया, मैग्नीट्यूड में भी अकल नहीं लगानी है, फॉर्मूले लगाने म्यू के एन। और डायरेक्शन में भी अकल नहीं लगानी है, ये स्टेटमेंट फॉलो करना है। अपोजिट टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट जिस पे आप फ्रिक्शन देखना चाहते हैं, विथ रिस्पेक्ट टू द कॉन्टैक्ट सरफेस। आपके मन में ये विचार आएगा कि सर इतना इतना तो मत पंगे दिलवाओ कि आप मैग्नीट्यूड काइनेटिक का बता देते हो और स्टैटिक में चुप हो गए, कह दिया सेल्फ एडजस्टिंग। ऐसे नहीं ना काम चलेगा। तो मैग्नीट्यूड एफएस था, ये तो आपने देखा ही था, और मैंने कहा ये एडजस्ट करेगा। तो एडजस्टमेंट की एक लिमिट होती है कि यहां तक एडजस्ट करेगा। तो एडजस्ट करने की जो लिमिट है वो मैं बता देता हूं। तो वो जो लिमिट है ना, उस लिमिट को कहते हैं एफ एस का मैक्सिमम वैल्यू, और ये भी प्रोपोर्शनल होता है एन। और ये जो एफ एस का मैक्सिमम वैल्यू है ये लिखते हैं म्यू एस एन। म्यू एस को कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ये भी किस पे निर्भर करेगा? मॉलिक्यूल। यदि मॉलिक्यूल बदल जाएगा कांटेक्ट सरफेस के तो ये म्यू एस बदल जाए। तो सर ये म्यू एस और म्यू के क्यों करते हो? रहने देते म्यू, दोनों में काम कर लेते। तो आगे यही करने वाले हैं। शुरू में आपको ये अंतर करना पड़ेगा। और देखा ये गया है जनरली कि कोई बड़ा सा संदूक हो, एक मजदूर धकेलता है नहीं चला,
2 मजदूर आया, नहीं चला, 6 मजदूर आए, बस चलना शुरू किया, और यदि 6 मजदूर धकेल कर यदि बॉक्स को ले जाना शुरू कर दिए तो बीच में एक मजदूर हाथ हटा भी लेगा तब भी चलता रहेगा। इसका मतलब है कि चलाते वक्त पहली बार जब बाउंड सारे टूटे, वो जो दोस्ती बना के बैठे थे मॉलिक्यूल, उनको एक बार जब आपने तोड़ा उस समय सबसे ज्यादा फोर्स लगा हो, दैट इज म्यूएसएन। और उसके बाद थोड़ा कम भी फोर्स लगा रहे हो तो अब बाउंड नहीं बने हैं, अब बाउंड बनाने की इच्छा है, अब बनाने दे ही नहीं रहे हो, तो वहां पर म्यू एस एन नहीं, वहां म्यू के एन लग रहा है। और म्यू एस एन वाला जो है वो है जहां बाउंड बना के अच्छी तरह बैठे थे उनको आपने तोड़ा, तो तोड़ते समय जितना फोर्स चाहिए था दैट इज म्यू एस एन। और यदि तोड़ने लायक फोर्स आप नहीं लगा रहे हो तो चला तो नहीं, तो फ्रिक्शन आया लेकिन वो म्यू एस एन के बराबर नहीं आया, उससे कम आया। तो इसीलिए क्या कहा गया कि जो एफ एस होता है, इसीलिए कहा गया एफ एस जो होगा वो एफ एस का वैल्यू 0 से म्यू एस एन के बीच में कुछ भी हो सकता है। ऊपर लिख दीजिए, एफ एस का जो वैल्यू होगा वो फिक्स वैल्यू नहीं होगा, 0 भी हो सकता है, 0 से लेकर म्यू एस एन तक हो सकता है। इसलिए इसे कहते हैं सेल्फ एडजस्टिंग। और डायरेक्शन के बारे में भी कुछ बोलो सर। तो डायरेक्शन के लिए मैंने कहा सेल्फ एडजस्टिंग। सोचेंगे कैसे, इसमें कोई थ्योरी नहीं है। आप ये मान लो कि फ्रिक्शन नहीं होता तो इवेंट कैसा होता, फील करो। और यदि फ्रिक्शन के साथ हम देख रहे हैं तो क्या हो रहा है वो फील करो, तो उससे तुम्हें पता चल जाएगा फ्रिक्शन क्या कर रहा है। सर ये पूरा पेज मेरे समझ में नहीं आया, तो छपाई करो जल्दी से अपने कॉपी पे, अगले पेज पे चलते हैं सर। वहां शायद कुछ समझ में आए। सर अभी बोलना मत, अभी मैं बोलूंगा, उसके बाद 5 मिनट अंत में तुम बोल लेना। अभी पहले लिख लो। क्या मैं पेज चेंज करूं? यस सर। अब मुझे बताओ, ये एक बॉक्स रखा हुआ है और इसको हम देखें तो बॉक्स का माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखें तो कुछ मॉलिक्यूल होंगे जो टच करते होंगे सरफेस के साथ, क्योंकि जो सरफेस आंखों से प्लेन दिख रहा है वो माइक्रोस्कोप से तो उबड़ खाबड़ सा दिखेगा। तो कुछ मॉलिक्यूल 10,000 में एक मॉलिक्यूल टच करते हैं, तो वहां प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। वहां प्रेशर बहुत ज्यादा होने के कारण यहाँ मॉलिक्यूलर बाउंड बन जाते हैं। और जब हम इन्हें पुल करते हैं, मान लो पुल कर रहे हैं, एफ लगा रहे हैं और 8 न्यूटन के बराबर, मतलब हम बाउंड तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और ये नहीं चल रहा, तो बताओ कौन है जो इसे नहीं चलने दे रहा? फ्रिक्शन। और जब ये नहीं चल रहा तो फ्रिक्शन स्टैटिक होगा या काइनेटिक? तो स्टैटिक। तो आप बताओ यदि फ्रिक्शन नहीं होता तो किधर जाता ये? राइट साइड। और अभी नहीं जा रहा राइट साइड, तो रोकने के लिए फ्रिक्शन किधर आया होगा? किधर आया होगा फ्रिक्शन? लेफ्ट साइड। अच्छा, फ्रिक्शन ज्यादा होगा या ये एफ जो राइट साइड लगा रहे हैं वो ज्यादा होगा? तो फ्रिक्शन ज्यादा होगा तो ये लेफ्ट जाता, फ्रिक्शन ज्यादा होता तो ये लेफ्ट जाता, और यदि एफ बड़ा होता तो राइट जाता। नहीं जा रहा तो कौन सा होगा? बराबर होगा। तो ये एफ एस कितना हो गया? 8 न्यूटन। आपने देखा एक दोस्त और आ गए पुल करने के लिए, एफ डैश, नया वाला सीन। और अब ये एफ नहीं है, अब है ये काला वाला एफ डैश, और ये है 12 न्यूटन और अभी भी रेस्ट पे है। तो अब बताओ तो एफ एस का वैल्यू क्या हो जाएगा? केस 2, ये केस 2। अब बताओ कितना हो जाएगा एफ एस? तो एफ एस हो जाएगा एफ डैश के बराबर 12 न्यूटन। तो ये क्या देखा आपने? आपने फोर्स बढ़ाया और स्टैटिक फ्रिक्शन बढ़ गया। तो ये सेल्फ एडजस्टिंग का मीनिंग समझ में आया आपको?
आपके मन में ये विचार आएगा कि सर डायरेक्शन के बारे में तो बता लो, तो मैं कहूंगा कि भाई देखो, ये ऊपर वाला चित्र में रहने देता हूं, अगले पेज पे चलता हूं, या ये हटाऊं या रहने दूं। यहाँ देखो, यदि ये इधर नहीं आए, एक और चित्र में बना देता हूं, यदि ये केस 2 ना हो करके इधर फोर्स लगाते आप F डैश 12 न्यूटन, तो क्या ये चलने लगता? ये तब भी रेस्ट पे दिखा, तो फ्रिक्शन किधर आया होगा? राइट साइड। तो देखा, फ्रिक्शन को पता चल गया कि आप लेफ्ट ले जा रहे हो, तो उसने डायरेक्शन बदल लिया, वो आ गया राइट साइड। और लिखोगे कितना? तो फ्रिक्शन तो यही लिखोगे, ये रेस्ट पे दिख रहा है तो फ्रिक्शन तो यही लिख दोगे, Fs इक्वल्स टू F डबल डैश या F डैश 12 न्यूटन। ये और एक एग्जांपल देख लो। तो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड एडजस्ट कर रहा है, ये पॉइंट क्लियर हुआ। जो लोग लिख रहे हो कंटिन्यू करो, और यहीं एक एग्जांपल और लिख लो, बाकी बच्चे जो लिख चुके पुराने एग्जांपल। ये ब्लॉक दिख रहा है 6 kg का है, 30 डिग्री का एक इंक्लाइन प्लेन है, और यहाँ ये रेस्ट पे दिख रहा है। फाइंड फ्रिक्शन। एक्टिंग ऑन ब्लॉक, एक्टिंग ऑन ब्लॉक 6 kg ब्लॉक। तो ब्लॉक यहां किधर आना चाहता है? नीचे। किसके कारण? mg sin 30 के कारण। और ये नहीं क्यों आ रहा है? क्योंकि फ्रिक्शन इसे रोक रहा होगा। किधर होगा? ऊपर। तो सॉल्व करते वक्त क्या लिख देंगे आप? Fs इक्वल्स टू mg sin 30, और ये कितना हो गया? 6 इंटू 10 इंटू 1/2 इक्वल्स टू 30 न्यूटन। सर आपने mg के कंपोनेंट कैसे बनाए? मैंने याद कर लिया है, आप भी याद कर लो। mg sin थीटा इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल और mg cos थीटा परपेंडिकुलर। सर मैं अच्छा बच्चा हूं, नहीं याद करूंगा, कोई बात नहीं, मुझे 25,000 बार लिखना है, याद रहेगा तो तुरंत लिख दोगे। नॉर्मल रिएक्शन mg cos थीटा के बराबर होगा, बड़ा मन करे तो लिखने का, n बराबर mg cos थीटा। लेकिन n का अभी काम ही नहीं है, तो मैं क्यों पंगे लूं? अरे मैं पेज चेंज करूं क्या? सर फ्रिक्शन कब स्टैटिक होगा, कब काइनेटिक होगा? काइनेटिक का मतलब जानते हो? यस सर। स्टैटिक का भी मतलब जानते हो? यस सर। जब ब्लॉक सरफेस के रेस्पेक्ट में स्टैटिक दिखे तो स्टैटिक फ्रिक्शन। ब्लॉक जिस सरफेस पे रखा है उस सरफेस के रेस्पेक्ट में कबड्डी खेलता दिखे तो काइनेटिक फ्रिक्शन। ओके, यस सर। फिर से बताओ कब स्टैटिक होगा? जब वो कांटेक्ट सरफेस, हाँ, जिस सरफेस पे रखा है उसके रेस्पेक्ट में ब्लॉक यदि स्टैटिक दिखे तो स्टैटिक फ्रिक्शन। जिस सरफेस पे रखा है उस सरफेस के रेस्पेक्ट में ब्लॉक चलता दिखे तो काइनेटिक फ्रिक्शन। यहां देखो, इस चित्र को बनाओ अपने अपने कॉपी पे। ये ब्लॉक रेस्ट पे दिख रहा है, 2 kg का है, और यहाँ टंगा हुआ है एक ब्लॉक नीचे जो 1 kg का है। आप बताओ, ये रफ सरफेस जो होगा यहाँ, तो पूछा गया फाइंड फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन 2 kg ब्लॉक। सर आपने म्यू दिखाया था, उसका तो कोई चर्चा ही नहीं कर रहे। अरे बिना चर्चे के आंसर आ जा रहा है तो क्यों चर्चा करूंगा? यहां जब रुका हुआ दिख रहा है तो मैंने तो कहा ही है सेल्फ एडजस्टिंग।
तो जबरदस्ती म्यू एस एन थोड़े ना कैलकुलेट करूंगा, देगा भी तब भी नहीं कैलकुलेट करूंगा। अभी कह रहा है रुका हुआ है, इसका मतलब कौन सा फ्रिक्शन होगा सर? पता नहीं, सॉल्व करो। ये टेंशन यहां फॉर 1 kg क्या कहोगे? T इक्वल्स टू 1g दैट इज 10। और फॉर 2 kg क्या कहोगे? 1 kg पे हमने देखा T था और 1g था और ये रेस्ट पे था, कंटिन्यूअस रेस्ट। तो 1 kg वाला एक इक्वेशन हो गया। फॉर 2 kg देखो, 2 kg पे खींचने वाला है T और रोकने वाला कौन होगा? Fs। तो Fs किसके बराबर हो जाएगा? T के। Fs किसके बराबर हो गया? 10 न्यूटन के। मजे लो। सर मेरे तो कुछ समझ में नहीं आया। कोई बात नहीं, कैंची लो, कैंची लेके धागा काट दो तो 1 kg वाला गिर जाएगा, 2 kg वाला अपने ही जगह पे बैठ के भजन कीर्तन करता रहेगा। तब फ्रिक्शन कितना होगा 2 kg पे लगने वाला? तो धागा जब काट दिया, टेंशन 0 हो गया, तो 2 kg पे कोई फ्रिक्शन नहीं होगा उस मोमेंट पे, रिलैक्स होगा। ये तो जब तुम तोड़ना चाहते हो बाउंड, तब फ्रिक्शन जनरेट होता है। यदि टेबल पे केवल मैं रख दूं, हॉरिजॉन्टल टेबल पे 2 kg का ब्लॉक, तो क्या अभी कोई फ्रिक्शन होगा? यहाँ ये रेस्ट पे यहाँ रखा हुआ है, कोई खींच वीच नहीं रहा, तो एफएस किसके बराबर हो जाएगा? 0। यदि रखा हुआ है अच्छे बच्चे की तरह, कुछ नहीं। तो सर यदि आपने ये बता दिया, तो एक बार ये भी तो बता दो, ये 10 न्यूटन से आप खींच रहे हो, म्यू काइनेटिक का वैल्यू आपने 0.3 दे दिया, तो आप ये तो जरूर कहोगे, और वेलोसिटी है इसका 8 मीटर पर सेकेंड, तो क्या आप ये बता दोगे कि यहाँ फ्रिक्शन काइनेटिक होगा या स्टैटिक? काइनेटिक होगा या स्टैटिक, ये सोचना है। और आपको ये जब पता चल जाए संयोग से, तो आपको उसका वैल्यू बताना है। फिर आपको बताना है कि ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या होगा। फिर आपको बताना है 5 सेकेंड में ब्लॉक कहाँ गया होगा। फिर बताना है कि 5वें सेकेंड पे उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। बस इतनी सी बात, मैं ज्यादा तो पूछ ही नहीं रहा। तो पहले ये बताओ कि ब्लॉक जब मोशन में है तो क्या विचार करोगे कि काइनेटिक या स्टैटिक, या सीधे सीधे बताओगे काइनेटिक? और उसमें अकल नहीं लगानी है। किसके बराबर? म्यू के एन के बराबर। अच्छा सोचो नॉर्मल कितना होता है इस केस में? तो नॉर्मल जो हो जाता वो हो जाता mg के बराबर। म्यू के है 0.3, 2 इंटू 10 दैट इज 6 न्यूटन। फ्रिक्शन आ गया 6 न्यूटन। अब यदि ब्लॉक पर देखें तो आगे है 10 न्यूटन और पीछे है 6 न्यूटन, तो एक्सेलरेशन किधर होगा भाई? कुछ तो बोलो। ऑब्वियस है एक्सेलरेशन राइट साइड होगा। एक्सेलरेशन लिखोगे कितना? 10 माइनस 6/2, 4/2, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एस कैसे लिखोगे? ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, 8 इंटू 5 प्लस हाफ 2 इंटू 5 स्क्वायर, 65 मीटर। v कैसे लिखोगे? u प्लस AT, 8 प्लस 2 इंटू 5, 18 मीटर पर सेकेंड। तो ये काइनेटिक फ्रिक्शन के साथ काइनेमेटिक्स में पहुंच गए। काइनेटिक फ्रिक्शन के साथ आपने एक नया फोर्स देख लिया और उसके बाद काइनेमेटिक्स में चले गए। एक्सेलरेशन कांस्टेंट होने के कारण ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है। सर वो तो फोर्सेस है, तो आपने एक्सेलरेशन कैसे बताया? अरे एक बार और बताओ बालक। सर 10 न्यूटन में 6 न्यूटन में फोर्सेस है, तो आपने एक्सेलरेशन कैसे बताया? 10 न्यूटन फोर्स में 6 न्यूटन कैसे घटाया, ये पूछ रहे हो? तो सर आपने एक्सेलरेशन कैसे बताया? एक बहुत मेहनती व्यक्ति था न्यूटन नाम का, और उसने बताया था A बराबर F/m। नहीं बताया था तो आज फिर न्यूटन बता रहा है आपको। F कौन? नेट। तो ब्लॉक पे कौन कौन दिख रहा है? 10 न्यूटन और 6 न्यूटन। बताओ तो नेट फोर्स कितना होगा?
16। The fourth. बस बस, अच्छे बच्चे हो। एक्सलेशन आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आ गई समझ में? Yes. सर वो एग्जांपल एक बार फिर से बता दो कौन सा वाला? सर, जो अभी ये वाला। फिर से बताऊं एग्जाम्पल पूरा? अब चलो छोड़ो, अगला एग्जाम्पल देखो। सर नोट करना। रुक जा, बाद में नोट कर लेना, रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा। यहाँ चेक करो, थोड़ा स्पीड बढ़ाओ नोट करने का। ये वेलोसिटी दिया गया है 18 मीटर पर सेकेंड। म्यू का वैल्यू है 0.4। आपको बताना है फ्रिक्शन कितना होगा और कौन सा नेचर का होगा। फ्रिक्शन कितना होगा, किस नेचर का होगा, ये बताना है। तो सॉल्व करते वक्त क्या लिखेंगे? सॉल्व करते वक्त आप लिखिएगा since block is moving on contact surface, hence friction will be kinetic. Friction will be kinetic and it acts on block opposite to its direction of motion. Opposite to its direction of motion. ये कहानी समझ में आ गई कि किधर एक्ट करता है काइनेटिक फ्रिक्शन? रिलेटिव वेलोसिटी जिधर होता है उसके अपोजिट। और ये काइनेटिक क्योंकि मोशन में है। और एफ के का वैल्यू कैसे लिखते हैं? तो बिना एडजस्टमेंट के म्यू के एन, सीधा सीधा। और एन सर कैसे मिलेगा? अरे इकलौता तो फोर्स है एम जी, तो एन एम जी के बराबर होगा। एन एम जी के बराबर होगा। 0.4 इंटू 5 इंटू 10, 20 न्यूटन हो गया। अब यहां कोई कांटेक्ट फोर्स पूछे तो कांटेक्ट फोर्स कितना होगा? कांटेक्ट फोर्स यदि कोई पूछ ले तो एफ सी आप लिखोगे √n² प्लस f²। सर क्यों ऐसा? अरे भाई दोनों ही है कांटेक्ट फोर्स, 90 डिग्री पे है, तो दोनों का रिजल्टेंट जो होगा इसे कहोगे एफ सी, कांटेक्ट फोर्स। ये भी यहां सीखो। और इसका वैल्यू कितना बताओगे आप? mg² प्लस f²। mg हो गया 50² प्लस f था 20², स्क्वायर रूट में। इतना होगा कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स कहेगा तो कौन सा? तो नॉर्मल और फ्रिक्शन दोनों सोचना, उनका रिजल्टेंट है कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स के टुकड़े हैं नॉर्मल और फ्रिक्शन। क्या ये एफ के समझ में आया? डायरेक्शन भी और मैग्नीट्यूड भी। और न्यूटन्स का थर्ड लॉ कहता है कि यदि ब्लॉक पे पीछे आया है तो कांटेक्ट सरफेस पे आगे आएगा। यही फ्रिक्शन इतने ही अमाउंट का। न्यूटन्स थर्ड लॉ, फ्रिक्शन कहां कहां आएगा? कांटेक्ट सरफेस पे, दोनों पे सरफेस पे। तो एक सरफेस ब्लॉक के मोशन के अपोजिट ब्लॉक पे लगा, तो ब्लॉक पे लेफ्ट साइड में दिख रहा है फ्रिक्शन, तो ग्राउंड पे किधर दिखेगा? ग्राउंड पे यदि यही फ्रिक्शन आप देखते हो तो राइट साइड में होगा, ड्यू टू न्यूटन्स थर्ड लॉ या बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ। न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो ये नहीं कि दोनों अलग अलग कैलकुलेट करें, आप एक कैलकुलेट कर लें, दूसरा न्यूटन्स थर्ड लॉ से सीधे बोल दें अपोजिट। तो आपने यहाँ दो नए चीज सीखे कि कांटेक्ट सरफेस पे कैसे दिखेगा, वो पता किया। कांटेक्ट फोर्स कैसा होगा, कितना होगा, ये भी पता किया। और फ्रिक्शन तो है ही, काइनेटिक या स्टैटिक, वो भी आपने पता कर लिया। सर, हाँ बोलो। सर एफके की डायरेक्शन भी सेल्फ एडजस्टिंग होती है। फिर से बोलो। एफके की डायरेक्शन भी सेल्फ एडजस्टिंग होती है।
आपको जब पहली बार मैंने लिखवाया तो वहां पर किसके लिए सेल्फ एडजस्टिंग टर्म यूज किया, काइनेटिक के लिए या स्टैटिक के लिए? स्टैटिक। तो दोबारा क्यों पूछ रहे हो? पर सर इसके भी तो मतलब अगर उधर ब्लॉक खींच रहा होता तो इधर आती। वहां मैंने डायरेक्शन के लिए क्या लिखवाया है? क्या Change. फोर्स के बारे में बात करनी है या केवल वेलोसिटी के अपोजिट लिखना है? वेलोसिटी। उसमें फोर्स क्यों सोच रहे हो? फोर्स भले ही इस पे लेफ्ट साइड में लग रहा होता, चाहे राइट साइड में लग रहा होता, कोई एक्स्ट्रा, मैं उसे नहीं देखता। वेलोसिटी जिधर है उसके अपोजिट, क्या बोलोगे? वेलोसिटी जिधर है सरफेस के रेस्पेक्ट में उसके अपोजिट। फोर्स से कोई लेना देना नहीं काइनेटिक फ्रिक्शन के डायरेक्शन का। इस कंफ्यूजन को दिमाग से निकाल दो। फोर्स जिधर भी लगना हो लगे, काइनेटिक फ्रिक्शन का डायरेक्शन फोर्स पे डिपेंड नहीं करेगा। काइनेटिक फ्रिक्शन का डायरेक्शन केवल इस बात पे डिपेंड करता है कि ब्लॉक जा किधर रहा है, उसके अपोजिट लगेगा। सोचो एक ब्लॉक जमीन पे रखा है, इधर लग रहा है F1, इधर लग रहा है F2, इधर लग रहा है F3 और ब्लॉक जा रहा है इधर। तो बताओ तो फ्रिक्शन का डायरेक्शन किधर होगा? यदि ब्लॉक जमीन पे घसीटा जा रहा है XY प्लेन में, तो फ्रिक्शन का डायरेक्शन, पहले फ्रिक्शन का वैल्यू बोलो, काइनेटिक या स्टैटिक किस नेचर का होगा? काइनेटिक। और किधर एक्ट करेगा? इस V के अपोजिट, अपोजिट टू V, अपोजिट टू V। V जिधर है उसके अपोजिट देखोगे। काइनेटिक फ्रिक्शन का डायरेक्शन फोर्स से कोई लेना देना नहीं। ये इंटरेस्टिंग डायग्राम है, जरूर अपने कॉपी पे बना लो। जिसमें अच्छे अच्छे बच्चे गलत कर लेते हैं, उनमें सबसे ताकतवर फोर्स के पीछे लगाते हैं। हमें फोर्स से कोई लेना देना ही नहीं है। वेलोसिटी के अपोजिट होगा काइनेटिक फ्रिक्शन। जब भी आपको XY सरफेस पे कोई ब्लॉक चलता दिख रहा है तो जिधर जा रहा है उसके अपोजिट ही काइनेटिक फ्रिक्शन लगाओगे। यदि घसीटा जा रहा है तो, सर घसीटा नहीं जाएगा तो और भी कोई ऑप्शन है? हाँ, रोलिंग फ्रिक्शन रोलिंग चैप्टर में आता है। अभी घसीटा जा रहा है तो जिधर जा रहा है उसके अपोजिट। ये डायग्राम वापस बना दीजिए। वापस बना लो। ये देखो XY प्लेन, एक ऑब्जेक्ट है, कैरम बोर्ड का गोटी है, ऐसे कई फोर्स लगते दिखा रहा हूं, F1, F2, F3, F4। और ये गोटी जो है वो जा रहा है इधर V स्पीड से, या V0 है उसका स्पीड। अभी बताओ तो इस पे फ्रिक्शन किधर लगेगा? ऑपोजिट साइड में। किसके अपोजिट साइड में? तो V0। तो बस इतनी सी बात है। फिर से बनाऊं और एक डायग्राम? नो सर। आपके मन में इतने देर में एक आइडिया आया होगा कि सर म्यू एस का भी तो कभी उपयोग बता दो। हाँ, जाओ। ये आपने फोर्स लगाया है 3 kg के ब्लॉक पे और फोर्स लगाया है 2 न्यूटन। तो ये चलेगा या नहीं चलेगा कैसे डिसाइड करोगे? तो जब बाउंड टूटेगा तो चलेगा, और बाउंड टूटेगा कितने पे? तो जब Fs मैक्स पहुंचेगा। Fs मैक्स कैसे लिखते थे? म्यू एस एम जी 0.2 इंटू 3 इंटू 10 दैट इज 6। क्या बाउंड टूटेगा? कितना फोर्स चाहिए बाउंड तोड़ने के लिए? ये 6 न्यूटन फोर्स चाहिए। तो 4 और चाहिए, तो अभी नहीं टूटेगा। तो सेंस F is less than Fs max, hence bound will not break, block will not move, block will not move, and F equals to Fs equals to ध्यान देखना, कैपिटल F 2 न्यूटन। वो 6 न्यूटन नहीं कहेंगे फ्रिक्शन। फ्रिक्शन कितना आया होगा? फ्रिक्शन जो आया होगा वो मैक्स तक पहुंचा नहीं। ध्यान रखना, फ्रिक्शन इसके बीच में कुछ भी हो सकता है। अभी कितना होगा? जब तुमने पता कर लिया रेस्ट, बिकॉज 2 न्यूटन F इज लेस देन Fs मैक्स, तो हमने ये सोच लिया
कि ये नहीं चलेगा तो इसका मतलब है एफ जो होगा वो एफ एस होगा, वो कैपिटल एफ के बराबर होगा 2 न्यूटन। इसे फील करो। बहुत सी बातें आ रही हैं, आपके दिमाग में आइडियाज मिक्स हो जाएंगे, कंफ्यूज हो जाओगे, लेकिन अगले टर्न पे फिर मिलेंगे तो वो आइडिया तुम फिर मुझसे डिस्कस कर सकते हो। थोड़ा पहले घर में भी एनालाइज करो। अच्छा ये बताओ, ये 6 kg का ब्लॉक है और म्यू का वैल्यू है 0.5। एफ मैं कम से कम कितना लगाऊं टू मूव द ब्लॉक? यदि यहां पर मैं कह देता हूं कितना ये स्टार्ट हो जाए टू मूव द ब्लॉक, कितना फोर्स लगाना पड़ेगा इस एग्जांपल में? मिनिमम 31 न्यूटन। तो एफ मिनिमम हो जाना चाहिए टू मूव एफ एस मैक्स किसके बराबर? म्यू एस एन 0.5 इंटू एम जी, 0.5 इंटू 6 इंटू 10, दैट इज 30 न्यूटन। परफेक्ट, बहुत अच्छा सोचा आप लोगों ने। अभी के लिए मात्र इतना ही। आप लोग एचसी वर्मा के सॉल्व एग्जांपल को थोड़ा सा एनालाइज करने की कोशिश करिएगा और एचसी वर्मा कंप्लीट कर लीजिएगा। एनएलएम वाला, फ्रिक्शन वाला मन करे तो आप बनाइए थोड़ा, लेकिन एनएलएम जो बिना फ्रिक्शन वाला था आपका चैप्टर एचसी वर्मा का, उसे कंप्लीट कर जाइए। और तब मौका मिलता है तो क्या आप लोग कल डिस्कस करना चाहेंगे एचसी वर्मा कंप्लीट एनएलएम का कंप्लीट करके? ठीक है सर। कल नहीं हो पाएगा, क्यों? कल क्या है? सर हो जाएगा सर, कल कर लो। अच्छा ठीक है, तो कल नहीं तो अगला टर्न बताओ। फ्राइडे कर दीजिए। लेट इवनिंग, तो 7 से 8। 7 से 8 मेरी क्लास नहीं ना रहती है, मैं सोच तो लूं एक बार। सर फ्राइडे कर लो। हाँ ठीक, सैटरडे संडे यार, संडे लोग तो फिर 3 घंटे। सर काइनेमैटिक्स की भी डिस्कस करनी है। किसके लिए? हाँ डिस्कशन करने के लिए संडे फिर एक्स्ट्रा लगा लेंगे। अभी एनएलएम पे फोकस कर लेना, एनएलएम पे पहले फोकस कर लो। और फ्राइडे जो है इवनिंग आवर्स में 7 से 8 एनएलएम, और एनएलएम के साथ एचसी वर्मा के फ्रिक्शन के भी 2-4 क्वेश्चन आप पूछ सकते हो मुझसे, ये ध्यान रखना। सर काइनेमैटिक्स डिस्कस करना है। बालक अभी जो मैं कह रहा हूं पहले तो वो डिस्कस कर लेना, वो कम लग रहा है तो फ्रिक्शन भी बना लेना एनएलएम के। और जो तुम्हारे डिस्कशन रुके हुए हैं ना, तो जब फ्राइडे का डिस्कशन होगा उसके बाद कहना, तो संडे का फिर एक्स्ट्रा टाइम ले लेंगे। ओके संडे 2 घंटे 3 घंटे लगा के काइनेमैटिक्स डिस्कस कर लेंगे। फ्राइडे में 7 से 8 फ्राइडे इवनिंग, मुझे भी रिंग कर लेना, नहीं देखूं जूम पे, तो ऑनलाइन ही रहेगा डिस्कशन इवनिंग आवर 7 से 8 फ्राइडे। अभी के लिए इतना ही। और संडे रहेगा डिस्कशन आपके काइनेमैटिक्स के।